भारत में आज एक से बढ़कर एक आधुनिक और मशहूर विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं, जहां लाखों स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। किसी भी देश के विकास में शिक्षा का अहम महत्व होता है। जिस देश के नागरिक ज्यादा शिक्षित होते हैं, वहां साक्षरता दर उतनी ही ज्यादा होती है। इसलिए तमाम देश अपने नागरिकों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन क्या आप विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानते हैं, जहां भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी, लेकिन वर्तमान में इस विश्वविद्यालय के मात्र अवशेष ही देखने को मिलते हैं। क्या आप जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस कैसे हुआ था? और उससे भी बड़ा सवाल, इस विश्वविद्यालय का नामो निशान मिटाने वाला कौन था? शायद नहीं, क्योंकि भारत के ज्यादातर लोग नालंदा विश्वविद्यालय और उसकी त्रासदी से अनजान हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्वेता सिंह। यूनिवर्सल फैक्ट्स की दुनिया में आपका स्वागत है। तो आइए जानते हैं इस प्रख्यात यूनिवर्सिटी के बारे में, जो आज मात्र घूमने की जगह बनकर रह गई है। नालंदा विश्वविद्यालय भारत में तक्षशिला के बाद नालंदा विश्वविद्यालय ही सबसे ज्यादा चर्चित था, जो बिहार की राजधानी पटना से 120 किलोमीटर दूर था। इस विश्वविद्यालय का निर्माण गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने 450 से 470 सीई के बीच करवाया था। नालंदा दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें नालम का अर्थ है कमल, जो ज्ञान का प्रतीक होता है, और दा का मतलब है देना। इस लिहाज से नालंदा विश्वविद्यालय के नाम का अर्थ हुआ ज्ञान देने वाला। इस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म के साथ साथ राजनीति, इतिहास, ज्योतिष, विज्ञान आदि की भी शिक्षा दी जाती थी, जहां हर धर्म के छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते थे। बाद में इस विश्वविद्यालय को कुमार गुप्त के उत्तराधिकारियों का संरक्षण मिला। 470 सीई में गुप्त सम्राट नरसिंह गुप्त बालादित्य ने यहाँ एक मंदिर का निर्माण करवाया, जिसमें 80 फीट ऊंची बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की गई। नालंदा विश्वविद्यालय 9वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक शिक्षा ग्रहण करने को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध था। इस विश्वविद्यालय के पुस्तक घर में अनगिनत हाथ से लिखी और छपी हुई किताबें मौजूद थीं। 7वीं शताब्दी में जब चीनी यात्री ज़ुआनज़ैंग भारत यात्रा पर आया था, उस समय नालंदा में 8,500 छात्र और 1,510 अध्यापक थे। उस चीनी यात्री ने नालंदा विश्वविद्यालय में 1 साल छात्र और 1 साल शिक्षक के रूप में बिताया। कैसे चलता था नालंदा विश्वविद्यालय? गुप्त वंश के पतन के बाद आने वाले शासकों ने इस विश्वविद्यालय की देखरेख की। भारत के अलग अलग राज्यों से नालंदा को चलाने के लिए अनुदान दिया जाता था। यही नहीं, विदेशों से भी इस विश्वविद्यालय को अनुदान मिलता था। इसी के परिणाम स्वरूप नालंदा विश्वविद्यालय में सभी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा के साथ साथ उनके रहने, खाने और किताबों के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। राज्य के राजाओं और अमीर व्यापारी के अनुदान से इस विश्वविद्यालय का खर्च आसानी से चलता था। विश्वविद्यालय का स्थापत्य नालंदा विश्वविद्यालय को बेहद सुनियोजित तरीके से बनाया गया था। इसका पूरा परिसर एक विशाल 4 दीवारी से घिरा हुआ था, जिसके अंदर प्रवेश करने के लिए एक मुख्य और बड़ा द्वार था। उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर मठों का निर्माण कतार में किया गया था, जहां से खुदाई में अब तक 13 मठ मिल चुके हैं। प्राचीन काल के इस विश्वविद्यालय में 7 बड़े कक्ष और 300 कमरे बने हुए थे। हर कमरे में विद्यार्थियों के सोने के लिए पत्थर की चौकी, दीपक और पुस्तक रखने के लिए रैक बने हुए थे। हर मठ के आंगन में एक कुआं हुआ करता था। इस विश्वविद्यालय में 10 मंदिर, 8 विशाल भवन और प्रार्थना कक्ष के अलावा सुंदर बगीचे और झीलें थीं। विश्वविद्यालय के पुस्तकालय नालंदा विश्वविद्यालय में 3 प्रमुख पुस्तकालय थे, जो रत्न दधि, रत्न सागर और रत्न रंजक नाम से प्रसिद्ध थे। इनमें से एक पुस्तकालय तो 9 तलों तक बना हुआ था, जहां हजारों हस्तलिखित पुस्तकों के साथ साथ कई छपी हुई किताबों का संग्रहालय था। यहाँ कई प्रकार की दुर्लभ किताबें भी मौजूद थीं। दुनिया भर से पढ़ने आते थे छात्र। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, तुर्की, फारस और श्रीलंका से छात्र आते थे।
यहाँ से शिक्षा ग्रहण करने के बाद स्नातक छात्र बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। हालांकि इस विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना हर किसी छात्र के बस की बात नहीं थी। यहाँ दाखिला लेने के लिए छात्रों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था और परीक्षा पास करनी पड़ती थी, जिसके बाद उच्च कोटि के विद्यार्थियों को ही यहाँ प्रवेश लेने की अनुमति दी जाती थी। जब नालंदा विश्वविद्यालय में लगाई गई आग, तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने इस शानदार विश्वविद्यालय को पल भर में आग के हवाले कर दिया। उसका पूरा नाम मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था। कहा जाता है कि विश्वविद्यालय में इतनी किताबें थीं कि वो पूरे 3 महीने तक धू धू कर जलती रहीं। उस आग में अनेकों शिक्षक, बौद्ध भिक्षु और छात्र स्वाहा हो गए। माना जाता है कि उत्तर भारत पर कब्जा करने के बाद बख्तियार खिलजी बुरी तरह से बीमार पड़ गया। कई हकीमों ने उसका इलाज किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीमद्र जी को खिलजी का इलाज करने के लिए बुलवाया गया, लेकिन खिलजी ने इलाज से पहले ये शर्त रखी कि वो किसी भी हिंदुस्तानी दवा या जड़ी बूटी का सेवन नहीं करेगा। यही नहीं, उसने आचार्य को धमकी दी कि अगर बिना दवाइयों के सेवन के वो ठीक नहीं हुआ तो आचार्य की हत्या कर दी जाएगी। ऐसे में आचार्य श्रीमद्र जी के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने अगले दिन खिलजी को कुरान थमा दी और कहा कि कुरान को इस पृष्ठ संख्या से इतने पृष्ठ संख्या तक पढ़िए, आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। खिलजी को इस बात पर यकीन नहीं था, लेकिन खुद को ठीक करने के लिए उसने आचार्य द्वारा बताए गए कुरान के पन्नों को पढ़ा। चमत्कार ही सही, लेकिन खिलजी पहले की तरह स्वस्थ हो गया। लेकिन इस बात पर खुश होने और आचार्य का धन्यवाद करने की जगह खिलजी के मन में गुस्से की भावना आ गई। उसने सोचा कि भारतीय वैद्य और आचार्य उनके हकीमों से श्रेष्ठ कैसे हैं। इसलिए बौद्ध धर्म और आयुर्वेद से बदला लेने के लिए खिलजी ने उस विश्वविद्यालय को ही जला दिया, जहां आयुर्वेद समेत अन्य विषयों की शिक्षा दी जाती थी। खिलजी ने 1199 में नालंदा विश्वविद्यालय को चारों तरफ से आग के हवाले कर दिया। विश्वविद्यालय के अंदर मौजूद निहत्थे छात्र और अध्यापकों को इस बात की भनक तक भी नहीं लगी कि खिलजी ने उन्हें आग में झोंक दिया है। जबकि विश्वविद्यालय में मौजूद कुछ छात्र दुर्लभ पांडुलिपियों को लेकर तिब्बत, श्रीलंका और नेपाल की तरफ भागने में कामयाब रहे। आग की लपटों में विश्वविद्यालय की किताबें 3 महीने तक जलती रहीं। कहा जाता है कि आचार्य राहुल श्रीमद्र जी ने कुरान के कुछ पन्नों के कोनों पर एक अदृश्य दवा का लेप लगा दिया था। उन पन्नों को पढ़ने के दौरान हवा और सांस के माध्यम से वो दवा खिलजी के शरीर में प्रवेश कर गई, जिसकी वजह से वो बिल्कुल ठीक हो गया। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि खिलजी को आचार्य की इस चतुराई की भनक लग गई थी, इसलिए उसने क्रोध में आकर पूरे नालंदा को आग के हवाले कर दिया। विलुप्त हो गया कीमती ज्ञान। खिलजी ने बिहार में मौजूद सभी बौद्ध मठों को नष्ट कर दिया और लोगों को जबरन इस्लाम कबूलने पर मजबूर किया। नालंदा विश्वविद्यालय में आग की भेंट चढ़ी लाखों किताबों में अद्भुत ज्ञान था, जो आज की पीढ़ी के काम आ सकता था, लेकिन एक तुर्की शासक की सनक ने उस ज्ञान को विलुप्त कर दिया। इस जगह पर खुदाई के दौरान कई अवशेष और कीमती प्रतिमाएं भी पाई गई थीं। कहा जाता है कि वर्तमान में नालंदा के अवशेषों को देखने गए लोग मात्र 100 रुपए में विश्वविद्यालय की कुछ ईंटें अपने साथ ला सकते हैं। कुछ स्कूल और कॉलेज अपने छात्रों को नालंदा विश्वविद्यालय से परिचित करवाने के लिए उन्हें वहां ले जाते हैं। अगर आपको भी इस प्रसिद्ध विश्वविद्यालय को देखने का मौका मिले तो बिल्कुल पीछे मत हटिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।